नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम सीपीसीटी एग्जाम जनवरी 2023 के लिए कंप्यूटर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा सीपीसीटी एग्जाम जनवरी 2023 के लिए पार्ट नंबर 29 है। इस वीडियो में हम सीपीसीटी एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी सीपीसीटी एग्जाम में या किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, आईपी एड्रेस को ब्लैंक एड्रेस भी कहा जाता है। आईपी एड्रेस को ब्लैंक एड्रेस भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क से आईपी एड्रेस को ब्लैंक एड्रेस भी कहा जाता है। आईपी जो टॉपिक है यह सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और सीपीसीटी एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सभी पेपर में आईपी टॉपिक से संबंधित एक दो क्वेश्चन जरूर होते हैं। यहां पर हम आईपी से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, आईपी एड्रेस क्या होता है। तो आईपी एड्रेस प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है, एक यूनिक नंबर होता है जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचाना जाता है। किसी कंप्यूटर को नेटवर्क में या इंटरनेट पर आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है। और आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस भी कहा जाता है। लॉजिकल एड्रेस, जो आईपी एड्रेस होता है इसे लॉजिकल एड्रेस भी कहा जाता है। आईपी एड्रेस की टोटल 5 क्लास हैं। आईपी एड्रेस की टोटल 5 क्लास हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आईपी एड्रेस की कितनी क्लास होती हैं। तो आईपी एड्रेस की 5 क्लास हैं, जो कि क्लास ए से लेकर क्लास ई तक हैं। क्लास ए से लेकर क्लास ई तक आईपी एड्रेस की 5 क्लास हैं। आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन्स हैं। जो आईपी प्रोटोकॉल है इसके 2 वर्जन हैं। एक होता है आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4, आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4। एक होता है आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 6। आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4 में आईपी एड्रेस होता है 32 बिट्स का, और आईपी वर्जन 6 में आईपी एड्रेस होता है 128 बिट्स का। तो यहां पर आईपी से संबंधित जो जो क्वेश्चन हो सकते हैं हमने सभी क्वेश्चंस को एक साथ समझा। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, आईपी एड्रेस को ब्लैंक एड्रेस भी कहा जाता है। तो आईपी एड्रेस को कहा जाता है लॉजिकल एड्रेस। तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन सभी क्वेश्चन को भी कवर करते हैं। हम एक क्वेश्चन के साथ कई और क्वेश्चन भी तैयार कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस भी कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ब्राउजर में ओपन टैब्स में एक टैब से दूसरे टैब पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। किसी ब्राउजर में ओपन टैब्स में एक टैब से दूसरे टैब पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है वेब ब्राउजर से। वेब ब्राउजर में यदि हमने मल्टीपल टैब ओपन करके रखे हैं और हमें एक टैब से दूसरे टैब पर जाना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की उपयोग करेंगे। ब्राउजर क्या होता है, ब्राउजर जो कि वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो किसी वेब पेज को या वेबसाइट को ओपन करने की सुविधा प्रदान करता है, जैसे कि गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। यह सभी वेब ब्राउजर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने की सुविधा प्रदान करते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, किसी ब्राउजर में ओपन टैब्स में एक टैब से दूसरे टैब पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो यदि आपने ब्राउजर में मल्टीपल टैब ओपन करके रखे हैं और आपको टैब को स्विच करना है, मतलब एक टैब से दूसरे टैब पर जाना है, तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस टैब। कंट्रोल प्लस टैब से हम ब्राउजर में
टैब को चेंज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस टैब से हम टैब को स्विच कर सकते हैं, मतलब एक टैब से दूसरे टैब पर जा सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में होम की प्रेस करने पर कर्सर ब्लैंक की स्टार्टिंग में आ जाता है। एमएस वर्ड में होम की प्रेस करने पर कर्सर ब्लैंक की स्टार्टिंग में आ जाता है। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। यदि हम एमएस वर्ड में कीबोर्ड से होम की को प्रेस करें, होम की को, तो हमारा कर्सर किस ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग में आ जाता है? पैराग्राफ की स्टार्टिंग में, डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में, लाइन की स्टार्टिंग में, या वर्ड की स्टार्टिंग में? यहां पर आपको एक साथ 4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। एक साथ 4 क्वेश्चन तैयार करने हमें मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? होम की को प्रेस करके हमारा कर्सर कहां आ जाता है? तो जब आप एमएस वर्ड में होम की को प्रेस करेंगे, होम की को, तो जिस लाइन पर आपका कर्सर होगा उस लाइन की स्टार्टिंग में आपका कर्सर ट्रांसफर हो जाता है। मतलब होम की को प्रेस करने पर करंट लाइन की स्टार्टिंग में हमारा कर्सर आ जाता है। और यदि आप कीबोर्ड से एंड की को प्रेस करेंगे, एंड की को, तो जिस लाइन पर आपका कर्सर है उस लाइन की एंडिंग में आपका कर्सर ट्रांसफर हो जाएगा। होम की से हम करंट लाइन की स्टार्टिंग में आ सकते हैं और एंड की से हम करंट लाइन की एंडिंग में जा सकते हैं। और यदि आप कंट्रोल के साथ होम की को प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ होम की को, तो आप डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे, डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में। और यदि आप कंट्रोल के साथ एंड की को प्रेस करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट की एंडिंग में पहुंच जाएंगे। मतलब डॉक्यूमेंट में नेविगेशन करने के लिए, यहां से वहां कर्सर को मूव करने के लिए 4 शॉर्टकट की हमने समझी। होम की करंट लाइन की स्टार्टिंग में कर्सर को ट्रांसफर करती है, एंड की करंट लाइन की एंडिंग में कर्सर को ट्रांसफर करती है, कंट्रोल प्लस होम से हम डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में आ सकते हैं, मतलब जहां से हमारा डॉक्यूमेंट स्टार्ट हुआ है, और कंट्रोल प्लस एंड से हम डॉक्यूमेंट की एंडिंग में जा सकते हैं। तो यहां पर हमने एक साथ 4 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, होम की को प्रेस करने पर हम करंट लाइन की स्टार्टिंग में आ जाते हैं। हम इन चारों शॉर्टकट की को एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। चलते हैं एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने कुछ सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारा कर्सर हमारी 3rd लाइन के एंडिंग में है। आप देख सकते हैं हमारा कर्सर 3rd लाइन की एंडिंग में है। अब यदि हम कीबोर्ड से होम की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा कर्सर उसी लाइन की स्टार्टिंग में आ गया है। मतलब जिस लाइन पर हमारा कर्सर है, जो हमारी करंट लाइन है, उस लाइन के स्टार्टिंग में आने के लिए होम की का यूज किया जाता है। और यदि हम एंड की को प्रेस करें, एंड की, तो हमारा कर्सर करंट लाइन की एंडिंग में आ जाता है। मतलब लाइन की स्टार्टिंग में जाने के लिए होम की और उसी लाइन की एंडिंग में जाने के लिए एंड की। और यदि आप कंट्रोल के साथ होम की को प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस होम, तो आप डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में आ जाएंगे। मतलब आपका डॉक्यूमेंट जहां से स्टार्ट हुआ है। और यदि आप कंट्रोल के साथ एंड की को प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर डॉक्यूमेंट की एंडिंग में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहां पर हमने एक साथ 4 क्वेश्चन तैयार करे, 4 शॉर्टकट की समझी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में किसी टेक्स्ट से एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में किसी टेक्स्ट से एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? यदि हम एमएस एक्सेल में सेल में कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं और बाय मिस्टेक या गलती से हमने किसी टेक्स्ट में एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया है, अधिक स्पेस दे दिया है, और हमें वह स्पेस हटाना है, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? एमएस एक्सेल में यदि किसी टेक्स्ट में आपने एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया है तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए ट्रिम फंक्शन का यूज किया जाता है। ट्रिम फंक्शन का, ट्रिम एक टेक्स्ट कैटेगरी का फंक्शन है जो किसी टेक्स्ट से एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिम फंक्शन एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करता है। और ट्रिम एक
टेक्स्ट कैटेगरी का फंक्शन होता है। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। चलते हैं एमएस एक्सेल पर। यह हमारा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर एक टेक्स्ट टाइप किया डिजिटल, और यहां पर हमने बहुत सारे स्पेस दे दिए, मल्टीपल स्पेस दे दिए। इसके बाद हमने लिखा भंडार। हमने अपने चैनल का नाम लिखा है डिजिटल भंडार, लेकिन आप देख सकते हैं डिजिटल और भंडार के बीच में मल्टीपल स्पेस हमने दे दिए हैं। अब यदि हमें एक्स्ट्रा स्पेस को हटाना है और केवल सिंगल स्पेस को यहां पर सेट करना है, एक स्पेस को बचाना है, तो हम ट्रिम फंक्शन का यूज करेंगे। इसके लिए हमें इक्वल के साथ ट्रिम फंक्शन को लगाना है और जिस सेल में हमारा टेक्स्ट रखा है उस सेल का एड्रेस दे देना है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ट्रिम फंक्शन ने क्या किया, हमारा जो टेक्स्ट था जिसमें हमने मल्टीपल स्पेस दिए थे उसमें से एक्स्ट्रा स्पेस को हटाया और केवल सिंगल स्पेस को सेट कर दिया। तो एमएस एक्सेल में यदि आपने कहीं बाय मिस्टेक गलती से एक्स्ट्रा स्पेस दे दिए हैं और उनको आप हटाना चाहते हैं तो आप ट्रिम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लाउड कंप्यूटिंग में पास का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग में PAAS पास का फुल फॉर्म क्या होता है? यह क्वेश्चन क्लाउड कंप्यूटिंग से पूछा गया है और यहां पर भी आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग में पास का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? क्लाउड का मतलब होता है इंटरनेट से या नेटवर्क से। इंटरनेट या नेटवर्क को यहां पर बोला जाता है क्लाउड। हम इंटरनेट के माध्यम से जो भी सर्विसेज यूज कर रहे हैं वह सभी क्लाउड की सर्विस हैं। मल्टीपल कंपनी क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। जो कंपनियां क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड करती हैं उन्हें कहा जाता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन कंपनी क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। इंटरनेट के माध्यम से आप जो डेटा को अपलोड करते हो, डाउनलोड करते हो, सर्च करते हो, यह सभी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस हैं। इंटरनेट के माध्यम से सभी क्लाउड की सर्विस यूजर तक पहुंचाई जाती हैं। हमसे पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग में पास का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में 3 प्रकार के सर्विस मॉडल होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 प्रकार के सर्विस मॉडल होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लाउड कंप्यूटिंग के कितने सर्विस मॉडल होते हैं? तो क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 सर्विस मॉडल होते हैं। एक होता है आस, IaaS आस, एक होता है PaaS पास और एक होता है SaaS सास। क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 सर्विस मॉडल होते हैं, आस, पास, सास। आस का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। पास का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और सास का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 सर्विस मॉडल होते हैं, आस, पास, सास। आस का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, पास का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सास का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पास का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट में किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी या कट करने पर वह ऑब्जेक्ट ब्लैंक में स्टोर हो जाता है। डॉक्यूमेंट में किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी या कट करने पर वह ऑब्जेक्ट ब्लैंक में स्टोर हो जाता है। डॉक्यूमेंट मतलब एमएस वर्ड। यदि आपने एमएस वर्ड में किसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट मतलब कोई टेक्स्ट, कोई इमेज, कोई टेबल, आपने यदि उसको कॉपी किया है या कट किया है तो वह कहां स्टोर हो जाता है? कंप्यूटर सिस्टम में जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हो या कट करते हो तो वह क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है जो कि कट या कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। तो क्लिपबोर्ड हमारे कंप्यूटर का एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है जो कि कट या कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। तो डॉक्यूमेंट में हम जो भी ऑब्जेक्ट कट करते हैं या कॉपी करते हैं वह ऑब्जेक्ट कहां स्टोर हो जाता है?
क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लिपबोर्ड। डॉक्यूमेंट में किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी या कट करने पर वह ऑब्जेक्ट क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विंडोज 10 में क्लिपबोर्ड ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, विंडोज 10 में, तो शॉर्टकट की होती है विंडोज प्लस वी। विंडोज की के साथ भी की को प्रेस करने पर विंडोज 10 में क्लिपबोर्ड ओपन हो जाता है। आप देख सकते हैं क्लिपबोर्ड ओपन करने के लिए विंडोज के साथ भी की को प्रेस करना होता है, विंडोज प्लस भी से क्लिपबोर्ड विंडोज 10 में ओपन हो जाता है और यह हमें शो करता है कि हमने करंट टाइम पर कौन कौन से ऑब्जेक्ट कट या कॉपी करे हैं। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज 10 के अंतर्गत क्लिपबोर्ड को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, विंडोज की के साथ भी की। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यहां पर भी आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। हमसे क्या पूछा गया है, एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं CO2, तो आपने देखा होगा C और O तो नॉर्मल लिखा होता है, लेकिन 2 को थोड़ा सा नीचे लिखा जाता है। मतलब जब हम किसी टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे लिखते हैं तो वह कहलाता है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट इसी प्रकार से एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। हमने लिखा A² + B², तो यह जो हमने नॉर्मल टेक्स्ट से ऊपर टेक्स्ट लिखा है यह कहलाता है सुपर स्क्रिप्ट। जब हम नॉर्मल टेक्स्ट से किसी टेक्स्ट को ऊपर लिखते हैं तो उसे कहा जाता है सुपर स्क्रिप्ट, और नॉर्मल टेक्स्ट से किसी टेक्स्ट को नीचे लिखते हैं तो उसे कहा जाता है सब स्क्रिप्ट। आपको यहां पर सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट दोनों की शॉर्टकट की समझनी है। यदि आप एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट करना चाहते हैं, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ इक्वल। कंट्रोल के साथ इक्वल से हम टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट कर सकते हैं, और यदि हमें टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस से हम टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हैं। हमारे कीबोर्ड में एक ही की पर, एक ही बटन पर इक्वल और प्लस 2 कैरेक्टर होते हैं, इक्वल और प्लस। लेकिन जब हम इस की को कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो यहां पर इक्वल टाइप होगा, बट जब हम शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो प्लस टाइप हो जाएगा। मतलब एक ही की में जब 2 कैरेक्टर होते हैं तो नीचे वाला कैरेक्टर बिना शिफ्ट के टाइप होता है और ऊपर वाला कैरेक्टर शिफ्ट के साथ टाइप होता है। तो सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ इक्वल, और सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। तो यहां पर हमने एक साथ 2 शॉर्टकट की समझी। अब हम इन दोनों शॉर्टकट की को एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। चलते हैं एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर पर। यह एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर लिखा CO2, तो आप देख सकते हैं अभी हमारा पूरा टेक्स्ट एक ही लेवल पर लिखा गया है, सेम लेवल पर। अब यदि हमें 2 को सब स्क्रिप्ट करना है तो हम 2 को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ इक्वल को प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ इक्वल को आप देख सकते हैं 2 नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे लिखा गया है, यह कहलाता है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल के साथ इक्वल यूज किया जाता है। इसी प्रकार से यदि हमें लिखना है A², अभी A और 2 सेम लेवल पर लिखे गए हैं, हमें 2 को स्क्वायर में लगाना है तो हम 2 को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस को प्रेस करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है और कंट्रोल इक्वल सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है। यह दोनों ऑप्शन होम टैब के अंतर्गत फॉन्ट सेक्शन में प्रदान किए जाते हैं। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ इक्वल, सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज
स्टार्ट मेन्यू को क्लोज करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? विंडोज स्टार्ट मेन्यू को क्लोज करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्टार्ट मेन्यू होता है, यदि हमें उसे क्लोज करना है तो हम किस की का उपयोग करेंगे? हमने प्रीवियस वीडियोस में विंडोज स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने की शॉर्टकट की भी पढ़ी है। स्टार्ट मेन्यू क्या होता है? स्टार्ट मेन्यू एक ऐसी लोकेशन है जहां से हम किसी सॉफ्टवेयर को, किसी फाइल को, किसी फोल्डर को स्टार्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। यदि आपको अपने कंप्यूटर में स्टार्ट मेन्यू को ओपन करना है, स्टार्ट मेन्यू को ओपन करना है तो दो शॉर्टकट की होती हैं। एक होती है आप विंडोज की को प्रेस करें, विंडोज की को प्रेस करने पर स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है विंडोज की से। और दूसरी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ एस्केप की, कंट्रोल के साथ एस्केप की को प्रेस करने पर भी स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है, कंट्रोल के साथ एस्केप। लेकिन आज हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विंडोज स्टार्ट मेन्यू को क्लोज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो यदि स्टार्ट मेन्यू आपका ओपन है और आप उसको क्लोज करना चाहते हैं तो आप एस्केप की को प्रेस करें, एस्केप की को। एस्केप की से हम स्टार्ट मेन्यू को क्लोज कर सकते हैं। तो स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने की दो शॉर्टकट की हैं, विंडोज की और कंट्रोल प्लस एस्केप। लेकिन यदि हमें स्टार्ट मेन्यू को क्लोज करना है तो हम एस्केप की का यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एस्केप की से स्टार्ट मेन्यू को क्लोज किया जा सकता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड फर्स्ट टाइम किस ईयर में रिलीज किया गया था? एमएस वर्ड फर्स्ट टाइम किस ईयर में रिलीज किया गया था? मतलब एमएस वर्ड का पहला वर्जन कब रिलीज किया गया था? एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कि हमें टेक्स्ट को टाइप करने की, एडिटिंग करने की, फॉर्मेटिंग करने की सुविधा प्रदान करता है। एमएस वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है और यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जब हम अपने कंप्यूटर पर एमएस ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं तो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, यह सभी सॉफ्टवेयर एक साथ इंस्टॉल हो जाते हैं। हमसे पूछा गया है एमएस वर्ड फर्स्ट टाइम किस ईयर में रिलीज किया गया था? तो एमएस वर्ड का पहला वर्जन सन 1983 में 1983 में रिलीज किया गया था। एमएस वर्ड का पहला वर्जन कब रिलीज किया गया था? 1983 में, मतलब 1983 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमएस वर्ड फर्स्ट टाइम 1983 में रिलीज किया गया था। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज में टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट में छोड़े गए ब्लैंक स्पेस को ब्लैंक कहा जाता है। पेज में टॉप मतलब ऊपर, बॉटम मतलब नीचे, लेफ्ट में, राइट में छोड़े गए ब्लैंक स्पेस को क्या कहा जाता है? जब आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई पेज बनाते हैं तो आपने देखा होगा आप कंप्लीट पेज पर टाइपिंग नहीं कर पाते हैं। जब आप टाइपिंग करते हैं तो आपके टेक्स्ट के ऑल साइड पर, चारों साइड पर कुछ ब्लैंक एरिया छूटा होता है, कुछ ब्लैंक स्पेस छूटा होता है। जैसे कि यहां पर होता है टॉप स्पेस, यहां पर होता है बॉटम स्पेस, लेफ्ट स्पेस और राइट स्पेस। इन्हें क्या कहा जाता है? पेज में ऑल साइड पर मतलब चारों साइड पर कुछ ब्लैंक एरिया छूटा होता है, ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया जाता है, उसे कहा जाता है मार्जिन। मार्जिन पेज पर टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट में मार्जिन होते हैं, 4 मार्जिन होते हैं। इसके अलावा एक स्पेशल मार्जिन भी होता है, गटर मार्जिन, जो कि बाइंडिंग के काम में आता है। एमएस वर्ड में जो पेज बनाया जाता है, जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, उसमें 4 बेसिक मार्जिन तो होते ही हैं। बेसिक मार्जिन कौन कौन से हैं? टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। लेकिन एमएस वर्ड में एक स्पेशल मार्जिन होता है, गटर मार्जिन, जो कि पेज की बाइंडिंग करने के काम में आता है। तो पेज में टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट में छोड़े गए ब्लैंक स्पेस को क्या कहा जाता है? मार्जिन कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। यह हमारा एमएस वर्ड का पेज है। आप देख सकते हैं हमने जो टाइपिंग करी है, इस टाइपिंग के ऊपर मतलब टॉप में, लेफ्ट में, राइट में
और बॉटम में कुछ ब्लैंक एरिया है, यही कहलाता है मार्जिन। तो पेज में टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट पर छोड़े गए ब्लैंक स्पेस को मार्जिन कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सिलेक्टेड टेक्स्ट के मिडिल में एक लाइन ड्रॉ करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सिलेक्टेड टेक्स्ट के मिडिल में एक लाइन ड्रॉ करने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समझना है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सिलेक्टेड टेक्स्ट के मिडिल में एक लाइन ड्रॉ करने के लिए किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, ये कोई टेक्स्ट लिखा है और इस टेक्स्ट के बीच से यदि हमें कोई लाइन ड्रॉ करनी है इसके मिडिल से, तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? वह होता है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो आपने एमएस वर्ड के अंदर स्ट्राइक थ्रो और डबल स्ट्राइक थ्रो दो इफेक्ट देखे होंगे, दो इफेक्ट यूज करे होंगे। स्ट्राइक थ्रो से क्या होता है, आपने जो टेक्स्ट लिखा है वह सिंगल लाइन से क्रॉस हो जाता है या टेक्स्ट के मिडिल में एक सिंगल लाइन ड्रॉ हो जाती है। और एक और होता है डबल स्ट्राइक थ्रो, जिससे हम टेक्स्ट को दो लाइन से क्रॉस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्ट्राइक थ्रो। यदि हमें सिलेक्टेड टेक्स्ट के मिडिल में एक लाइन ड्रॉ करनी है तो हम स्ट्राइक थ्रो का यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में। यहां पर हमने जो टेक्स्ट टाइप किया है, यदि हमें किसी टेक्स्ट पर एक सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और होम टैब के अंतर्गत फॉन्ट सेक्शन में एक ऑप्शन होता है स्ट्राइक थ्रो, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया था उस टेक्स्ट के मिडिल में, मतलब बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ हो गई है, मतलब टेक्स्ट को सिंगल लाइन से क्रॉस कर दिया गया है। यह कहलाता है स्ट्राइक थ्रो। टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और स्ट्राइक थ्रो पर क्लिक करें तो जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है उस टेक्स्ट के मिडिल में या उस टेक्स्ट के ऊपर एक सिंगल लाइन ड्रॉ हो जाती है। यह कहलाता है स्ट्राइक थ्रो। यदि आपसे एमएस वर्ड में स्ट्राइक थ्रो की शॉर्टकट की पूछी जाती है, स्ट्राइक थ्रो की शॉर्टकट की, तो शॉर्टकट की होती है Alt H4। Alt H4 से हम एमएस वर्ड में टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रो कर सकते हैं। Alt H4, Alt H4 से हम एमएस वर्ड में टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रो कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सिलेक्टेड टेक्स्ट के मिडिल में एक लाइन ड्रॉ करने के लिए स्ट्राइक थ्रो का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर किसे कहा जाता है, मतलब जो पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर है वह कौन है, हमसे पूछा गया है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर जीके से संबंधित है। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? यहां पर आपको 3 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर किसे कहा जाता है, तो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर है एडा लवलेस। लेडी एडा लवलेस को फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है। एडा लवलेस को फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है। और फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। और चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिफरेंस इंजन का भी इन्वेंशन किया गया है। डिफरेंस इंजन को भी चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया है। तो चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर हैं और डिफरेंस इंजन का इन्वेंशन भी चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया है। और एडा लवलेस फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं। तो यहां पर हमने 3 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर एडा लवलेस को कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरियल, कैलेबरी, एल्जीरियन किसके एग्जाम्पल होते हैं? एरियल, कैलेबरी, एल्जीरियन किसके एग्जाम्पल होते हैं? फॉन्ट के, टेक्स्ट इफेक्ट के, पेज ओरिएंटेशन के या अलाइनमेंट्स के? जो एरियल है, कैलेबरी है, एल्जीरियन है, टाइम्स न्यू रोमन है, कृतिदेव है, कुंडली है, यह सभी क्या होते हैं? फॉन्ट होते हैं। हमें
टेक्स्ट को अलग अलग स्टाइल से रिप्रेजेंट करने के लिए मल्टीपल टाइप के फॉन्ट दिए जाते हैं। फॉन्ट को फॉन्ट फेस या फॉन्ट फैमिली भी कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत फॉन्ट, फॉन्ट फेस या फॉन्ट फैमिली मल्टीपल फॉन्ट होते हैं जो कि टेक्स्ट को अलग अलग स्टाइल में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो जो एरियल है, कैलेबरी है, एल्जीरियन है, कृतिदेव है, कुंडली है, टाइम्स न्यू रोमन है, यह सभी किसके एग्जाम्पल हैं? फॉन्ट के एग्जाम्पल हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एरियल, कैलेबरी, एल्जीरियन फॉन्ट के एग्जाम्पल होते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल्स वह फाइल होती हैं जिसके द्वारा किसी एप्लीकेशन को, किसी प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाता है। जब आप किसी एप्लीकेशन को, किसी सॉफ्टवेयर को, किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, ओपन करते हैं, तो आप उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को ही रन करते हैं। और एग्जीक्यूटेबल फाइल का मतलब है ऐसी फाइल जिसके द्वारा किसी प्रोग्राम को, किसी सॉफ्टवेयर को, किसी एप्लीकेशन को स्टार्ट किया जाता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन होता है .exe। .exe आपसे .exe का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो .exe का फुल फॉर्म होता है एग्जीक्यूटेबल। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है? .exe। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का एक्सटेंशन .exe होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक लॉजिक गेट का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन एक लॉजिक गेट का प्रकार नहीं है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर आर्किटेक्चर से या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट से पूछा गया है। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो लॉजिक गेट होते हैं यह डिजिटल कंप्यूटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जो डिजिटल कंप्यूटर है उसका बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट के द्वारा ही डिजिटल कंप्यूटर्स में डेटा को यहां से वहां ट्रांसफर किया जाता है। जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं उसका बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है लॉजिक गेट को। गेट एक सर्किट होता है जो कि बाइनरी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। लॉजिक गेट कई प्रकार के होते हैं जैसे कि और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, एक्स और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, कई प्रकार के गेट होते हैं। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन एक लॉजिक गेट नहीं है? तो एंड गेट तो होता है, नॉर गेट भी होता है, और गेट भी होता है, लेकिन फॉर नाम का कोई लॉजिक गेट नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। फॉर कोई लॉजिक गेट नहीं होता है। फॉर लॉजिक गेट का प्रकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फॉर लॉजिक गेट नहीं होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है WORM मतलब वॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है? WORM मतलब वॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है? WORM इस वर्ड को आपको रोम से समझ लेना है। रोम से, रोम, रोम की स्पेलिंग क्या होती है? ROM। और ROM मतलब रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मतलब ऐसी मेमोरी जिसमें जो डेटा रखा गया है उसको केवल हम पढ़ सकते हैं, उसमें किसी प्रकार के बदलाव या चेंजेस नहीं कर सकते हैं। मतलब रोम में एक बार जो डेटा रख दिया गया है, जो डेटा एक बार स्टोर कर दिया गया है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। केवल उस डेटा को बार बार हम रीड कर सकते हैं। रोम से आपको वॉर्म का फुल फॉर्म याद हो जाएगा। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। मतलब एक ऐसी मेमोरी जिसे हम केवल बार बार रीड कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। और यहां पर हमसे किसका फुल फॉर्म पूछा गया है? WORM, जिसका फुल फॉर्म होता है, WORM का फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी मतलब एक बार डेटा को लिख दिया गया है, अब उसे बार बार रीड किया जा सकता है। राइट वंस रीड मैनी, डेटा को एक बार स्टोर किया जा सकता है और उसे बार बार रीड किया जा सकता है।
WORM मतलब वॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट वंस रीड मैनी। इसको आपको रोम से याद रखना है। रोम का फुल फॉर्म भी क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, और वॉर्म का फुल फॉर्म है राइट वंस रीड मैनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में बिट का फुल फॉर्म ब्लैंक है। कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में बिट का फुल फॉर्म ब्लैंक है, मतलब हमें यहां पर बताना है कि बिट का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर सिस्टम में जो बिट यूज की जाती है, बिट का फुल फॉर्म क्या होता है। यहां पर आपको बिट से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने हैं। बिट कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा की मात्रा को, डेटा की इकाई को नापने के लिए, मेजर करने के लिए मेमोरी यूनिट यूज की जाती हैं। जो बिट है यह कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है। कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत बिट एक सबसे छोटी मेमोरी यूनिट है। बिट दो प्रकार की होती हैं, 0 एंड 1। एक बिट होती है 0, एक बिट होती है 1, जो कि कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है। और बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट्स बिट का फुल फॉर्म होता है। बिट कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट्स। जब 4 बिट मिलती हैं, 4 बिट, तो एक निबल क्रिएट होता है। एक निबल मतलब 4 बिट को मिलाकर एक निबल क्रिएट होता है। और 8 बिट को मिलाकर, 8 बिट को मिलाकर एक बाइट क्रिएट होता है। एक बाइट। जब 4 बिट मिलती हैं तो एक निबल क्रिएट होता है, और जब 8 बिट मिलती हैं तो एक बाइट क्रिएट होता है। और बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डिजिट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ओपन विंडोज को मिनिमाइज करके डेस्कटॉप को एक्टिव करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑल ओपन विंडोज को मिनिमाइज करके डेस्कटॉप को एक्टिव करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? मतलब यदि आपके कंप्यूटर पर बहुत सारी विंडो ओपन है या एक विंडो ओपन है, उन सभी को मिनिमाइज करना है और हमें डेस्कटॉप पर जाना है, तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे कंप्यूटर पर आप देख सकते हैं एक साथ 5 विंडो ओपन है, 5 सॉफ्टवेयर की विंडो ओपन है। अब यदि हमें इन सभी को मिनिमाइज करना है एक साथ और डेस्कटॉप पर जाना है, मतलब डेस्कटॉप को एक्टिव करना है, तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? आपके कंप्यूटर पर जितनी भी विंडो ओपन है उन सबको एक साथ मिनिमाइज करके डेस्कटॉप पर जाने के लिए विंडोज+D का यूज किया जाता है। विंडोज की के साथ D की को प्रेस करने पर ऑल विंडोज मिनिमाइज हो जाती हैं और आप डेस्कटॉप पर पहुंच जाते हैं, मतलब आपका डेस्कटॉप एक्टिव हो जाता है। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। हमने विंडोज के साथ D को प्रेस किया तो हमारी सभी विंडोज मिनिमाइज हो गई हैं और हम डेस्कटॉप पर आ गए हैं। तो सभी विंडोज को मिनिमाइज करके डेस्कटॉप पर जाने के लिए विंडोज+D शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। विंडोज+D से हम सभी विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं और डेस्कटॉप को एक्टिव कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड में कितनी फंक्शंस की होती हैं? कीबोर्ड से संबंधित यह क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। कीबोर्ड में कितनी फंक्शंस की होती हैं? तो कीबोर्ड में 12 फंक्शंस की होती हैं। 12 फंक्शंस की 12 प्रकार की फंक्शन की होती हैं, जो कि F1 से लेकर F12 तक होती हैं। कीबोर्ड में 12 या 12 फंक्शन की होती हैं, जो कि F1 से लेकर F12 तक होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कीबोर्ड में 12 फंक्शंस की होती हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सीपीयू का कंपोनेंट नहीं है? निम्न में से कौन एक सीपीयू का कंपोनेंट नहीं है? सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं, जो कि कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, दिमाग होता है।
निम्न में से कौन एक सीपीयू का कंपोनेंट नहीं है? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं, जो कि कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, दिमाग होता है। जो सीपीयू होता है इसके 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। सीपीयू या प्रोसेसर के 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, एएलयू, सीयू और मेमोरी। जो सीपीयू होता है वह मेन 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एएलयू, सीयू और मेमोरी। मतलब यूएसबी सीपीयू का कंपोनेंट नहीं होता है। यूएसबी तो एक पोर्ट होता है हमारे कंप्यूटर का। यहां पर सीपीयू का मतलब प्रोसेसर से है, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम की मदरबोर्ड में लगा होता है। आप कैबिनेट को सीपीयू नहीं समझिए। जो कैबिनेट होती है, हमारे कंप्यूटर के साथ एक बॉक्स होता है जिसमें आपके कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर सभी केबल कनेक्ट होती हैं। इसे हम कैबिनेट या सिस्टम यूनिट कहते हैं। यह सीपीयू नहीं होता है। इसके अंदर जो मदरबोर्ड लगी होती है, मदरबोर्ड में सीपीयू लगा होता है और सीपीयू के 3 कंपोनेंट मेन हैं, एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। इन 3 बेसिक कंपोनेंट से मिलकर सीपीयू बना होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू और मेमोरी। जो यूएसबी है यह सीपीयू का पार्ट नहीं होता है, यह तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक पोर्ट होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसबी सीपीयू का कंपोनेंट नहीं होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कुछ और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।